क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ की जो डिटेल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर है 33 यानी कि 33। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन से रिलेटेड सारी जानकारी इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो भी होती है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का हमारा नया पेड ग्रुप चालू हो गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कॉल करना होगा 8564880530 और 9696066089 पे। ईपीएफ और यूपीएससी का भी 2021 का भी कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन मतलब चालू हो चुका है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल का सारा स्टडी मटेरियल टोटल मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और एक डेडिकेटेड डिस्कशन होगा। इसमें आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस पूरा दिया जाएगा, डाउट क्लियर किए जाएंगे सारे के सारे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन की बात करेगी, औद्योगिक अनुशासन। इसमें यहाँ पे कह रहा है किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने और औद्योगिक शांति और सद्भाव के रखरखाव के लिए आवश्यक है। अनुशासन नहीं होगा तो अशांति फैलेगी दोनों की तरफ से ही, चाहे आपका कामगार हो, एम्प्लॉयज़ हो, या फिर नियोक्ता हो, एम्प्लॉयर हो। इन दोनों के बीच में पीस बना रहे, हार्मनी बने रहे, सद्भाव बना रहे, इसके लिए क्या है, डिसिप्लिन होना जरूरी है एक दूसरों के प्रति और एक दूसरों के खुद में भी सेल्फ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए। हर बात पे ये नहीं कि स्ट्राइक और लॉकआउट करने लगें। ठीक, फिर से बताते रहा हूँ, स्ट्राइक जो होती है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं, लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता करता है। डिसिप्लिन क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के अगर उस पर देखा जाए तो ये इम्प्लाई करता है कि हमें कंप्लाई करना है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ठीक, संगठन के, उनसे हमें जो है उनको मानना है। ठीक, और इसी पे ये उन्होंने कहा है कि डेट इज टू कंफर्म टू द कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश बाय द लॉ। अब जैसे जो संगठन ने कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है, आचार संहिता बना रखी है, उसको एम्प्लॉयज़ को मानना है, उस पर काम करना है। ठीक, अब ये कोड ऑफ कंडक्ट को जब बनाया जा रहा है तब भले ही हो सकता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन और वो सारी चीज़ें जो है ना, कि उसमें जब बनाते समय पॉलिसी को, तब वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ में वर्कर्स के लोग भी बैठ जाए, यानी ट्रेड यूनियन बन जाए। लेकिन जब एक बार बन जाए तो उसको जो है एम्प्लॉयज़ को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन दो भी है। अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं डिसिप्लिन के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव क्या बताता है कि अगर कोई भी जो है मतलब अनुशासन का फॉलो करने के लिए कोई दंडात्मक कार्य नहीं किया लिया जा रहा है, मतलब कि ये नहीं कहा जा रहा है आपसे कि भैया ये नहीं करोगे तो आपको ये दंड मिलेगा या फिर ये पनिशमेंट मिलेगा, और तब भी आप अनुशासित हो, तो मतलब ये है कि आप पॉजिटिवली डिसिप्लिन्ड हो। ठीक, मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से ही अनुशासित हो गए हो और भले ही वहाँ पे कोई भी दंड वंड की जो है प्रावधान नहीं है, तो उसको पॉजिटिव डिसिप्लिन बोलेंगे, सकारात्मक अनुशासन बोलेंगे। अगर पनिशमेंट दे रखा है और उसके डर की वजह से अगर आप अनुशासित हो, जैसा कि ज़्यादातर होता है, तो जो है सो क्या बोलेंगे, निगेटिव डिसिप्लिन बोलेंगे। ठीक, ये डेफिनेशन याद कर लेना, इसको डायरेक्टली भी इस तरीके से पूछ सकता है, एम्प्लॉय एडेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन इन फियर ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि पढ़ लो तो छड़ी लगेगी, बच्चों से भी कहते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही चीज़ है, बच्चा खुद से कभी करने लगे तो वो क्या है, पॉजिटिवली अनुशासित हो गया है। ठीक, इसके बाद क्या, इनडिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन जो है जब मतलब आप किसी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ये फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, ठीक, आप उसको वायलेट कर दो, उसका उल्लंघन कर दो, तो आप क्या कहलाओगे, अनुशासित जो है आप नहीं, अनुशासन जो है आप नहीं मान रहे हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, इनडिसिप्लिन कहलाओगे आप। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय द मैनेजमेंट। ठीक, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बारे में बताया, कुछ नीतियाँ बनाई हैं, आचार संहिता बनाई है, इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है और या फिर उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इनडिसिप्लिन। मिसकंडक्ट क्या होता है, यानी कि दुराचार। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो संगठनात्मक जो संदर्भ है उसमें मिसकंडक्ट एक तरीके का डिसओबीडियंस है। ठीक, मतलब आप ओबीडियंट नहीं हो, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोग को जो कभी ये बोलते हैं कि भैया दोनों सेम ही तो थे, ऐसा नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, यहाँ पे समझ लीजिए लेते हैं इंटरलिंकिंग करके अपने, कि जो लॉज थे उनके अंदर ही रहते हुए हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे। ठीक, लेकिन डिसओबीडियंस में क्या था, सिविल डिसओबीडियंस में, कि जो लॉज थे उनको हम उल्लंघन करते हुए अपना प्रोटेस्ट जता रहे थे। ये दोनों, इसमें लॉ का जो है एक तरीके से वायलेशन हो रहा था, इसमें लॉ का वायलेशन नॉन कॉपरेशन वाले में नहीं हो रहा था। तो अगर आप लॉ को वायलेट कर रहे थे तो आप डिसओबीडियंट हो गए, मतलब आप नहीं मान रहे हो, ताकि आप जो भी लॉ बनाए उसको ही नहीं मानते हो। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मिसकंडक्ट जो है एक तरीके का डिसओबीडियंस है,
आपका, ठीक। कदाचार कुछ स्थापित और परिभाषित नियमों की अवज्ञा, ठीक, अवज्ञा है ना, डिसोबीडियंस है, और एक कर्मचारी की ओर से अनुशासन का उल्लंघन है, ठीक है। ये वाली चीज़ है डिसोबीडियंस ऑफ सम एस्टेब्लिश एंड डिफाइंड रूल्स एंड ब्रीच और डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो कर रहा है, ये वॉलेशन है रूल्स का। और ये हैबिचुअल, ये किस तरीके के हो सकता है कि भैया आते ही नहीं, अनुपस्थिति बनी रहती, रिश्वत लेते हो, देते हो, नियोक्ताओं के सामने सामानों संपत्तियों की हानि पहुंचाते हो, सब तोड़ ताड़ दे रहे हो, मतलब वसीयत को नुकसान दे रहे हो, कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, आदतन देर से उपस्थिति करते हो, मतलब देर ही पहुंच चलेंगे यार, क्या बिगाड़ लेंगे, काम के घंटे के दौरान अव्यवस्थित व्यवहार कर रहे हो, बाहर निकल के गप्पे मार रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। काम की आदतन लापरवाही करोगे आप, कानून का आदतन उल्लंघन करोगे, मतलब आपकी ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आप जो है बिल्कुल, चलो क्या बोलने वाला था मैं, हड़ताली का काम जो है, मतलब स्ट्राइक स्ट्राइक के वर्क करोगे, फिर मतलब जब भी कुछ बात हुई जाके हड़ताल बैठ गए। फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ एक्ट है, मतलब एक बार आपको कहा गया, छोड़ा गया, फिर आपने वही काम कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि आप जो है बदतमीज हो चुके हो, आप मतलब बदतमीजी कर रहे हो, दुराचार कर रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो। विलफुल डिसोबीडियंस है, जानबूझ के कर रहे हो कि बताओ क्या कर लोगे। वन एवर एन एम्प्लॉय सॉट टू बी अवॉर्डेड एनी पेनल्टी और डिसमिस्ड बाय द एम्प्लॉयर आइदर हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स डिसिप्लिन इंक्वायरी, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि जो एम्प्लॉई है उसको जब भी पेनल्टी दी जाती है या फिर एम्प्लॉयर उसको डिसमिस करने की कोशिश करता है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि या तो डिसिप्लिन इंक्वायरी खुद से ये कर देगा एम्प्लॉयर, और या फिर जो है इसको प्रपोज जो पेनल्टी है वो ये देखेगा, चेक करेगा इंक्वायरी में कि भैया वारंटेड है, ऐसा तो नहीं ज़्यादा कर दिया जा रहा है, कम कर दिया है, तो एक इंक्वायरी बीच में करा लेते हैं। जब भी डिसिप्लिन वाला की डिसिप्लिन का अनडिसिप्लिन हुआ, मिसकंडक्ट हुआ, तो एक इंक्वायरी बैठाओ और उसके अनुसार जो है पेनल्टी वल्टी दी जाएगी, ये मेन चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 311 जो है आपका भारतीय संविधान की बात हो रही है, ठीक, उसमें सिविल सर्वेंट से रिलेटेड ये बताया गया कि उनको डिसमिस किया जाता है, और डिसमिस करने के लिए क्या है कि इंक्वायरी बैठाई जाएगी। अभी एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक तरीके से, यहाँ पे इंक्वायरी दिया जाए, कराई जाएगी, और उसमें जो है ये बताया जाएगा सिविल सर्वेंट को कि उनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भैया सुनवाई में उचित अवसर दिया जाएगा कि वो खुद भी अपनी बात रख सकते हैं। देयरफॉर होल्डिंग ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज ए नेसेसरी प्री कंडीशन टू इम्पोज एनी पेनल्टी, पेनल्टी डालने से पहले एक बार डिसिप्लिनरी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जरूरी है, ठीक। ये आर्टिकल 311 में सिविल सर्वेंट्स के लिए भी दे रखा है। अब इसके बाद अगली जो है सतर्कता, यानी कि विजिलेंस की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, वॉचफुलनेस एंड कवर्स ऑल काइंड ऑफ डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल एज इम्प्रॉपर exercise of administrative discretion, nepotism, favoritism, conduct unbecoming of public servant। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, ठीक, उस वहाँ पे क्या काम है कि वो देख रेख करता है, निगरानी करता है कि भैया अखंडता के मानकों के साथ साथ प्रशासनिक विवेक, भाई भतीजावाद, बता ऐसा तो नहीं अपने लोग को ही कराए दे रहे हैं, ठीक, अपना पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक, लोक सेवक के असंतुलित आचरण के सभी प्रकार के विचलित को कवर करना, ये सारी चीज़ों पे जो है विजिलेंस रखी जाती है। कई मतलब ऐसा ना हो कि कोई इम्बायस्ड हो गया है, कोई मतलब पार्शियलिटी कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, विजिलेंस का मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो अनुशासन का जो उल्लंघन हो रहा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक, उसको कैसे रोका जाए या फिर होने ही ना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपके पॉलिटी में भी ये आ सकती हैं, यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसमें जो है ये फ्रेंच का है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा नाम आपको लग सकता है, बट इंपॉर्टेंट है जानना। नेमा जुडेक्स इन कॉसा सुआ, ठीक, नेमा जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसका मतलब ये होता है कि वन शुड नॉट बी मेड जज इन हिज ओन केस, द रूल अगेंस्ट बाय, मतलब यह है कि कोई भी अपने ही केस पे खुद जज नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने उसके उसके ही खिलाफ कोई जो है केस, किसी ने केस कर दिया, तो वो क्या खुद ही अपने केस पे जज बन के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये मतलब एक रूल है कि ये नहीं कर सकते आप। दूसरा क्या है इसमें, ऑडी अल्टरम पार्टम, मतलब कि वो दूसरे, अब जब किसी को भी आप वो कर रहे हो, जैसे 311 में आपने देखा ना, जिसके खिलाफ जो है इंक्वायरी करी गई सिविल सर्वेंट को, उसको सुनने का, उसको ये अपना पक्ष रखने का ये अधिकार है कि वो अपना जो है पक्ष रख सकता है। सीधे उसको टांग नहीं देंगे, पेनल्टी नहीं लगा देंगे, उसको उसकी भी बात सुनेंगे। ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ही आता है, ठीक। साथ ही साथ क्या है कि अब आर्टिकल 14 और 21 में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात इनडायरेक्टली आई है, इंटरप्रेट आप कर सकते हो। 311 में आप लोगों ने भी पढ़ा है कि इंक्वायरी किया जाता है अगेंस्ट सिविल सर्वेंट,
ठीक, 312 किससे संबंधित है? यूपीएससी संबंधित है, जो कि ईपीएफओ का एग्जामिनेशन करा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे सिद्धांत दे रखे हैं, इसको बस एक बार आप लोग को पढ़ना है, सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी कंसिस्टेंसी, यानी कि निष्पक्षता या निरंतरता का सिद्धांत। अब इसमें क्या है? अंडर आइडेंटिकल सिचुएशन वेयर इवन द एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस आर लाइक, देयर शुड बी नो मार्क डिफरेंस इन एक्शन टेकन। ठीक, परिस्थितियों में जहां पर लघु कारक परिस्थितियां भी समान हों, वहां की गई कार्रवाई में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ है, मतलब आपका कोई सगा संबंधी हो, वो भी काम वहीं कर रहा हो, या फिर कोई जनरल काम कर रहा हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी सिचुएशन में कोई भी मतलब पार्शियलिटी जो है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। हर जगह सेम तरीके से, सेम परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी छोटी हों, सेम तरीके से और कंसिस्टेंटली, निरंतरता के साथ में आपको जो है काम करना है। ठीक, और किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी और कंसिस्टेंसी है। मतलब यही है कि इनडिसिप्लिन को अगर आप कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें, प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, इनको ध्यान में रखो, तभी तो कर पाओगे ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमों, जो उनके ऑर्डर होते हैं, उनको क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके ऊपर हमें ट्रस्ट है। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट हट जाएगा, लोग मानेंगे नहीं, सड़कों पे उतरेंगे। तो ये वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी और कंसिस्टेंसी, यानी कि प्रतिरूपण, संगति या फिर निरंतरता का सिद्धांत। ये क्या है कि आपका ये मतलब जो भी डिसिप्लिन जो बैठाना, जो या फिर जो इम्पोज करना चाहते हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो होते हैं, उनको किसी को जो है मतलब पेनल्टी देने में, और फिर मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए खुशी हो। मतलब वो अगर उनको लगे कि सामने वाले ने गलती करी, अनुशासन का जो उल्लंघन हुआ है, अनुशासित नहीं है, तभी पेनल्टी देना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अपने मज़े के लिए, प्लेजर के लिए, अचीवमेंट के लिए कि हम इसको याली सजा देंगे, हम इतना खुश हो रहे हैं, इस चक्कर में ही जो है हम किसी को पेनल्टी कर दें। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। प्रसन्नता की भावना नहीं होनी चाहिए, और जब वह बूट यानी पीड़ा देने वाला एक यंत्र से पीड़ित करता है, ऐसे कर्मचारी जो कि असहयोगी हैं, अपने कर्तव्य में निरंतर फेल होता है। ठीक, ये वाली बात है। अगली क्या है, जिसमें कह रहा है कंप्लेंट एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब वही चीज़ है, जब भी कोई कंप्लेंट करे, शिकायत और प्रारंभिक जांच, कोई कंप्लेंट करे तो अब ये नहीं, अच्छा तो ये कर रहा है, सीधे उठा के उसके ऊपर पेनल्टी कर दी, उसको निकाल दिया, या फिर उसकी सैलरी रोक ली, उसका प्रमोशन रोक लिया, ऐसा नहीं। जब कोई भी आपके पास आए, शिकायत करे, तो एक बार आप क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करोगे आप? यहाँ पर आप जो है प्रारंभिक जांच या फिर शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच बैठाओगे, और जांच में अगर लगता है कि हाँ भाई, अब देखोगे, दोनों पक्षों से पूछोगे, सही लगे कि भैया हाँ वाकई में गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो उस हिसाब से आप डिसीजन अपने लोगे। ठीक, इसके बाद क्या, इशू ऑफ चार्जशीट। ठीक, चार्जशीट जारी करना। वंस द केस ऑफ द मिसकंडक्ट इज एस्टेब्लिश, चार्जशीट इज इश्यूड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, शो कॉज नोटिस दे देता है। ठीक, अब जब एक बार अब जांच हुई, जांच के बाद उन्होंने पता चल गया हाँ भैया दुराचार तो हुआ है, कदाचार तो हुआ है, मिसकंडक्ट तो हुआ है, तो फिर वो शो कॉज नोटिस दे देते हैं कि भैया बताओ कि तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। शो कॉज नोटिस ये होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। ये भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होती है, वो ये देखती है कि जो भी एक्सप्लेनेशन दिया शो कॉज नोटिस के बाद में एम्प्लॉय ने, वो क्या मतलब वो स्पष्टीकरण मतलब सही है कि नहीं है, उससे संतोषजनक है कि नहीं है। अगर नहीं लगता है तो फिर वो क्या करेगा, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। ठीक, चार्जेस आर सीरियस नेचर, सस्पेंशन ऑर्डर में बी सर्व्ड। अब जो है सस्पेंशन किया जा सकता है, इंक्वायरी जब चल रही है उस टाइम पे भी सस्पेंशन किया जा सकता है किसका, एम्प्लॉय का। ठीक, अगर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सीरियस नेचर के, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसने जो है महिला जो एम्प्लॉय के साथ में बदतमीजी कर दी है, सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरह का कुछ कर दिया है, तो उस केस में ये कदापि भी वो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उसको जो है वर्किंग भी रहे, और जो है फिर जो है मतलब उस समय उसको अगर इसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही तो उसको सीरियस नेचर का ही ये काम है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक, जब तक इंक्वायरी चल रही, ताकि वो लोगों को तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में ना ले सके। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसी में संशोधन हुआ है अभी, और इसको मैंने जो है लेबर कोड वाले जो रिफॉर्म वाले जो 4 वीडियो उसमें सब पूरा पढ़ाया है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। और देखना इस बार पूछा भी जाएगा ये, ठीक, लिख के रख लो, पूछा जाएगा पक्का, इससे कुछ ना कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। देखिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इट्स स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में ये कहता है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय जो भी है
उसको हमें कितना पैसा देना चाहिए। जो पहले 90 दिन है, मान लीजिए आज उसको सस्पेंड किया गया, तो पहले 90 दिन में इसको जो है आपके 50% तक का वेजेस देना चाहिए। भाई हमने इंक्वायरी बैठाई है तो हमने सस्पेंड किया ना, तो आधी सैलरी तो दो उसको। ठीक, उसके बाद जो है रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो है, अगर किसी कारणवश 90 दिन में वैसे तो हो जाना चाहिए, ठीक, इंक्वायरी सब, अगर किसी कारणवश एम्प्लॉय के बजाय मतलब ने मतलब कोई भी देरी वेरी नहीं करवाई है और फिर भी देरी हो गई है, तो उस केस में क्या है कि 3/4 ऑफ द, यानी कि 75% जो है उसको अपने वेजेस की सैलरी मिलेगी। ठीक, सस्पेंशन तो है लेकिन उसको 75% फिर भी उसको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिले हुआ 90 दिन के बाद, वो एम्प्लॉय की वजह से नहीं हुआ है, इंक्वायरी, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स और इन सब की वजह से जो है कुछ डिले हो गया उसके लिए। ठीक, इसके बाद क्या है, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट किया जाता है, फेयर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। ठीक, एम्प्लॉय को भी मतलब वही है कि वो अपना भी खुद भी जांच कर सके, और एक इंक्वायरी प्राधिकरण की जो है नियुक्ति की जाती है। इंक्वायरी अब हो रही है, ठीक, सस्पेंडेड वाली चीज़ है। ये सारे काम होते हैं इन डिसिप्लिन को रोकने के लिए, डिसिप्लिन को फिर से लगाने के लिए। ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड विदाउट नोटिस, डिस्चार्ज और सस्पेंडेड, फाइंड और वॉन्ड। ठीक, कि मतलब जो भी गिल्टी हो रही है, सजा का आदेश जो हो रहा है, कदाचार के दोषी को नोटिस के बिना बर्खास्त करने या निलंबित करने, छुट्टी, जुर्माना, चेतावनी देने आदि की अनुशासनात्मक कार्रवाई का भुक्त भोगी होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। पनिशमेंट को कितना देना है उस हिसाब से देखा जाएगा। भैया अगर थोड़ा बहुत है तो किसी कुछ दिन के लिए उसको निलंबित कर दिया, या फिर ज़्यादा है तो भैया छुट्टी ही उसकी कर दी परमानेंट, ये वाली बात है। अपील कर सकते हैं। ठीक, अपील में भी प्रेफर्ड बाय द ऑफिसर अगेंस्ट पेनल्टी, जो भी पेनल्टी उनके खिलाफ दी है उसके खिलाफ जा सकते हैं भैया अपील करने की, ये हमें ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। इन केस द पनिशमेंट इज नॉट कन्विंसिंग एंड एक्सेप्टेबल टू हिम टू द, अब जब उनको लग रहा है कि ज़्यादा जो है स्वीकार नहीं है, और तो वो जाके लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है सर्व न्यायालय या फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास जाके अपील कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया है, कोड ऑफ डिसिप्लिन ये। ठीक, 16वां सेशन जो हुआ आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक, 1958 में, उसमें मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर बनाया गया, वॉज ड्रॉन फॉर द कोड ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन संहिता बनाई गई। कब बनाई गई? 1958 में, भारतीय श्रम सम्मेलन का 17वां जो सत्र था उसमें। अब ये क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन, मतलब ये है क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स ही होता है इसमें। ठीक, ये लेकर इम्फेसिस पर लगाता है कि ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशन, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। ठीक, डिसिप्लिन बनाए रखो, शांति बनी रहेगी औद्योगिक उसमें, और आपके जो है सद्भाव बना रहेगा आपस में। ठीक, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में म्यूचुअल रिगार्ड होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें मतलब समझना चाहिए एक दूसरे को, माहौल जो है खुशनुमा बना के रखना चाहिए। ठीक, देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन वॉलंटरी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। ठीक, मतलब जैसे कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, जो इलेक्शन के टाइम पे लगाया जाता है आचार संहिता, वो वैसे ही यहाँ पे भी है कि खुद पर सेल्फ इम्पोज मतलब खुद पे लगाया जाता है, म्यूचुअली एग्रीड मतलब दोनों लोग के बीच में समझौता हुआ है, और वो भी स्वेच्छा से। ठीक, अपनी मतलब वॉलंटरीली उन्होंने किया गया, कोई मतलब उनके स्वैच्छिक सिद्धांत हैं किस पर, डिसिप्लिन पे, किस तरीके से हम डिसिप्लिन में रखना है, किस समय पे, किस जगह पे। ठीक, किसके बीच में, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और वर्कर्स के बीच में, जो कि इंडस्ट्री के अंतर्गत है। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन जो होता है वो किसी कोई लॉ वो का नहीं है, खुद में आपस में बैठ के भाईचारे के साथ में बनाया गया, और उसको जो है खुद ही जब बनाओगे तो यार ज़्यादा अच्छे से उसको लागू भी करोगे। ठीक, फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं, सजा के प्रारूप, वार्निंग दे दो, वर्बल और ओरल रिटर्न, ठीक, मौखिक या लिखित हो सकता है, पेनल्टी दे दो। मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि मैनेजमेंट के पास ही सोल डिस्क्रिप्शन होता है, किसी विशेष कदाचार के लिए उचित दंड का निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के पास ये क्या है, अकेले मतलब उसी के पास जो है विवेकाधिकार होता है कि कितनी पेनल्टी क्या लगानी चाहिए किसी कदाचार के लिए। ठीक, और सब्जेक्ट टू ऑब्वियस क्वालिफिकेशन दैट पेनल्टी शुड नॉट बी अनड्यूली एक्सेसिव, मतलब हाँ ये जरूर है कि वो देखें कि बहुत ज़्यादा नहीं, मान लीजिए छोटा कोई गलती करी उसके लिए जो है बहुत बड़ी सज़ा दे दे रहे इसका, लेकिन इसको कौन समझेगा, कौन इसको देगा, इस पे जो है मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयर जो है, प्रबंधन जो है, उसी के पास में इसमें मतलब विवेक अधिकार उसी के पास है, डिस्क्रिप्शन उसी के पास है, ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, इंक्रीमेंट और
मतलब यही है कि प्रमोशन वमोशन रोक दो, रिडक्शन करा दो, लोअर ग्रेड में करा दो, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डिसमिसल क्या है, डिस्चार्ज क्या, डिसमिसल इज ड्यू टू, ये मतलब वार्निंग, पहले तो देखो क्या हो गया, वार्निंग हो गया, फिर पेनल्टी हो गई, फिर उसका डिसमिस कर सकते हो आप, डिस्चार्ज भी कर सकते हो ड्यूटीज से। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा मिस कदाचार कर दिया है तो उसको जो है डिसमिस कर दो। आप उसको जो है री एम्प्लॉयमेंट ही मत दो, एक बार डिसमिस किया उसके बाद जो है उनको कह दिया आप मत आना। ठीक, पीएफ ग्रेचुटी और ये सब जो है वो भी रोक सकते हैं। डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज टू बी अ टर्मिनेशन सर्विस ऑफ बाय गिविंग एग्रीड नोटिस और पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मनी इन ल्यू ऑफ सच नोटिस। मतलब इसमें ये होता है निर्वहन में कि आप जो है, आपको ये नोटिस दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। ठीक, इस तरह के नोटिस के बदले में सहमति नोटिस या भुगतान या धन की स्वीकृति देकर जो है आपकी सेवा की समाप्ति कर दी जाती है। मतलब आपको जो है फिर वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अब मत आना। ठीक, री एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन। देखो, री एम्प्लॉयमेंट डिस्चार्ज वाले में तो दिया जा सकता है, लेकिन एक बार डिसमिस हो गया तो री एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ये एक थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। डिसमिसल जब होगा तो आपको दोबारा एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा सकता है, डिस्चार्ज में दोबारा एम्प्लॉयमेंट पे रखा जा सकता है। ठीक, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, सस्पेंशन पेंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी, जब पुनः ये सस्पेंशन या निलंबन लंबित घरेलू पूछताछ। ठीक, सस्पेंडेड फ्रॉम जॉब टिल द इंक्वायरी इज प्रोसीडेड, जब तक मतलब इंक्वायरी चल रही तब तक आप सस्पेंशन बना रहेगा। प्यूनिटिव सस्पेंशन क्या होता है, दंडात्मक निलंबन क्या होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम द परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड वेजेस ऑफ सच एम्प्लॉयज आर विद हेल्ड फॉर द पीरियड ऑफ द सस्पेंशन। जब भी आप सस्पेंड हो तो आपके ड्यूटी वेजेस, जैसे पहले था ना वेजेस मिल रहे थे आपको सस्पेंशन होने के बाद भी, यहाँ पे ये सब कुछ रोक दिया जाता है। तो मतलब सस्पेंशन है, दंडात्मक वाला सस्पेंशन है। ठीक, और जब डोमेस्टिक इंक्वायरी हो जाएगी, अगर ये कंक्लूड होता है कि गिल्टी है तो एम्प्लॉयज प्रोहिबिटेड ऑफ मिसकंडक्ट। तो अगर गिल्टी उल्टी पाए जाते हैं तो फिर उनको जो है उनके खिलाफ जो है पेनल्टी कार्रवाई होगी। अच्छा, यहाँ पे मूल उद्देश्य क्या है अनुशासन संहिता का, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन का, ये एम्फेसाइज करता है अपॉन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज टू रिकॉग्नाइज ईच अदर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब एक दूसरे लोग अपना दायित्व समझो, अधिकार समझो और आराम से दो मतलब एक लोग को जो है अपना रेस्पेक्ट करते हुए काम करो। एक दूसरों के जब अधिकारों को समझोगे, दायित्वों को समझोगे, तभी तो आप काम कर सकोगे ना ढंग से। आप दूसरे को समझ ही नहीं रहे हो तो अपने ही सिर्फ अधिकार जमा रहे हो, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो दूसरा क्या है यहाँ पे उद्देश्य क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन का, प्रमोट करना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्रिटिसिज्म कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म करने के साथ साथ सोल्यूशन भी दे, वो जो है थोड़ा सा विवेक वाला आदमी होता है। ठीक, देखिए, सिर्फ क्रिटिज्म तो कोई भी कर सकता है, रिक्शे वाला भी कर सकता है। जो मूर्ख होगा वो सिर्फ क्रिटिज्म करेगा, क्योंकि वो अपने अंदर तो देख नहीं पाता है कमियां, वो सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको क्रिटिज्म भी कर रहा है, लेकिन आपको ये भी बता रहा है कि भैया इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो वो व्यक्ति को जो है कभी भी उससे नाराज मत होना। वो आपके जो है लंबे समय तक का आपका जो है बेहतरी चाहता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रमोट ये भी करता है कोड ऑफ डिसिप्लिन कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे करना है बिटवीन द पार्टीज कंसर्न एट ऑल लेवल। ठीक, रचनात्मक आलोचना को बढ़ावा देता है। ठीक, इसके बाद क्या है कि मेंटेन डिसिप्लिनरी इन इंडस्ट्री, उद्योग में अनुशासन बनाए रखना है। यही सारी चीज़ें उद्देश्य समझ लेते हैं, सिंपल सी है, फैक्ट एक बार देख लेते हैं। अवॉइड करना, वर्क स्टॉपेज मत करो, लिटिगेशन मत चालू करो, काम रोकने मुकदमेबाजी से हटो यार, क्यों ये सब करते हो, मत करो। एलिमिनेट करो ऑल फॉर्म्स ऑफ कोर्शन, कोई भी ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं होगी। औद्योगिक संबंधों में सभी प्रकार की ज़बरदस्ती हिंसा को ख़त्म करना। टीवी नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे होगा ट्रेड यूनियन। ठीक, ट्रेड यूनियन होगा, तो ट्रेड यूनियन के मुक्त विकास की सुविधा यानी कि फैसिलिटीज़ फ्री ग्रोथ ऑफ फैसिलिटेट होना चाहिए, मतलब ट्रेड यूनियन को बढ़ावा देना, सीधी सी बात है। सिक्योर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी मतलब सुलह या फिर स्वैच्छिक मध्यस्थता होनी है, आपसी बातचीत होनी है, द्वारा विवादों को शिकायतों को सुरक्षित निपटान कर दो। ज़्यादा मतलब उसमें जो है ये मत करो, बढ़ावा मत दो, आराम से बैठ के सब लोग आपस में बातचीत सुलह और ये सब करते हुए निपटाओ यार चीज़ों को। हर समय लड़ते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। खुद सोचो, कोई अगर कंट्री सिर्फ लड़ता ही रहे तो लोग वहाँ पे सुख चैन कभी आएगा, नहीं आएगा। तो उसको पहले निपटाओ और फिर आगे बढ़ो। ग्रीवांस जो है मे बी ओवर्टली एक्सप्रेस, ठीक, वर्बली, इन राइटिंग और मे बी केप्ट विद इन, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। ठीक, दो तरीके हैं, जो शिकायत है वो मौखिक रूप से भी हो सकती है, लिखित रूप से भी हो सकती है, व्यक्त की जा सकती है। शिकायत के रूप में भी की जानी चाहिए, मतलब आप जो है चुपचाप आपने डाल दिया पर्चा लिख के। ठीक, लीगल फ्रेमवर्क क्या है ये समझ लेते हैं, आपका ग्रीवांसेस और इन सब से लीगल फ्रेमवर्क क्या चल रहा है। ठीक, आपका जो है कानूनी ढांचे, इसमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो अभी बताया था, इसके अंतर्गत दे रखा है। ठीक, औद्योगिक रोजगार के स्थायी आदेश
अधिनियम 1946। इसमें सेक्शन 49 जो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट का, ठीक, ये प्रोवाइड करता है आपका कि अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ठीक, एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी फैक्ट्री एम्प्लॉई 500 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर जहाँ पे भी काम करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 49 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि वेलफेयर ऑफिसर बनाओ। अब वेलफेयर ऑफिसर बनेगा तो बैठेगा थोड़ी ना, और ये सब सुनेगा, सबके ग्रीवांसेस देखेगा और फिर अपनी बात रखेगा प्रबंधन के सामने, ठीक। और जो है ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई जानी चाहिए आपका, इंडिया ये प्रोविजंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। वुड नॉट बी affected right of workman to raise dispute on same issues under provisions of the act, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी भी हमको बनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी अपना ग्रीवांस दर्ज कराना चाहता है, कोई भी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसको वो सुने और अच्छे से जो है उसको आगे रख सके प्रबंधन के सामने। ग्रीवांस क्या होता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर देखा जाए तो ये बताता है कि भैया कोई भी कंप्लेंट, चाहे वो वर्कर हो, ग्रुप ऑफ वर्कर हो या फिर आपका ट्रेड यूनियन के द्वारा हो, of an employee group of employees organization regarding some specific aspects of employment relationship, किसी भी जो रोजगार के जो संबंध हैं उससे संबंधित ये सारे लोग, वर्कर, एक वर्कर हो, समूह हो वर्कर का, ट्रेड यूनियन हो, एम्प्लॉई हो, ग्रुप ऑफ समूह हो एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर्स का, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, रोजगार संबंध से संबंधित जो भी जो है कंप्लेंट हो, और इन केस ऑफ वर्कर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कि अच्छी नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, या फिर एम्प्लॉय पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ये सब से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होगी वो ग्रीवांस की कैटेगरी में आती है। ऐसा कौन बता रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इसने भी क्या बताया कि ग्रीवांस कैसे क्या होना चाहिए। विजुलाइजेस ग्रीवांस एज अराइजिंग आउट ऑफ द कंप्लेंट्स अफेक्टिंग वन और मोर इंडिविजुअल वर्कर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कंडीशन ऑफ द वर्क नॉट डिस्प्यूट्स ओवर मैटर ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी और ऑफ ऑल। मतलब जो ये आपका ये फर्स्ट नेशनल कमीशन, ये श्रम वाला जो आयोग था, ये बोलता है कि भैया ग्रीवांस जो है एक इंडिविजुअल वर्कर की वजह से भी हो सकता है, बाकियों की वजह से भी हो सकता है। जनरल एप्लीकेबिलिटी अगर देखा जाए तो विवादों को छोड़कर सभी अन्य शिकायतों के रूप में परिभाषित करता है। शिकायतों के कारण उत्पन्न होने वाले, मतलब एक को भी हो सकता है, कई लोग को भी हो सकता है, ये चीज़ें कह रहे हैं। और इसको जो है, ठीक, तो यहाँ मतलब जनरल एप्लीकेबिलिटी के अलावा जो है ग्रीवांस मतलब हो उसको कुछ ना कुछ जो है अपने काम में या फिर उस तरीके से उसको परेशानी हो रही है। ये नहीं है कि मतलब कुछ भी आपस में कुछ बोलचाल होगी तो उसको ही ग्रीवांस मान लिया जाए। बाकायदा जो है उसका जो है कुछ कष्ट है, एक को या एक से ज़्यादा लोग को हो सकता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट टू विच जनरल लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन अप्लाई, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनानी चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयर उसमें जो है उसके मेंबर होने चाहिए। 10 लोग हैं तो 5-5 लोग होने चाहिए, ठीक। आपका ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में अगर 10 लोग हैं तो 5 वर्कर की तरफ से होने चाहिए और 5 जो है नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से होनी चाहिए, ठीक। आपका कैसे वाली एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, दो से 10 मेंबर जो है ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में हो सकते हैं। इसमें जो है मध्यस्थता करेंगे, श्रम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है, लेबर कोर्ट द्वारा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे ये बताए गए हैं कि डिसिप्लिन को आप किस तरीके से देख सकते हो, ठीक, या फिर समझ सकते हो कि डिसिप्लिन का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला है कि आपका जो है, या फिर आप किस तरीके से उसको कंप्लेंट कर सकते हो, किस तरीके से अपने ग्रीवांसेस को दिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। तो पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मैनेजर जो है जनरली मैनेजर का काम होता है यहाँ पर कि वो देखता है कि ऑब्जर्व करता है कोई बिहेवियरल चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई जो है अनुपस्थित हो रहा है, एब्सेंटिज्म तो नहीं है, कोई अनुशासनहीनता तो नहीं दिखा रहा है, और कितना मतलब एंथुजियाज्म के साथ लोग काम कर रहे हैं। ग्रिप बॉक्स होता है, इसमें फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी कंप्लेंट्स को जो है डाल सकते हैं, और ये एक तरीके से मतलब छुपा के मेंटेनिंग उनकी पहचान नहीं बताई जाती है। और ये एक तरीके से कंप्लेंट बॉक्स है जो कि कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा कि चुपचाप कंप्लेंट डाल दो और फिर मतलब उसमें ये नहीं पता चलता कि आपका नाम पता कुछ नहीं है, मतलब किसी मतलब आप डर वर के बिना जो है आप डाल सकते हो ताकि आपके ऊपर कंप्लेंट कोई एक्शन ना लिया जाए और अपनी आप कंप्लेंट भी दर्ज करा सको, ठीक। इसके बाद क्या है, ग्रीवांस प्रोसीजर भी बताया जाता है। इसमें यह प्रेजेंस होता है आपका रिव्यूज ग्रीवांस मैकेनिज्म होता है जो ये कॉन्फिडेंस दिलाता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई अगर हमको कोई भी ग्रीवांस होगा तो उसका जो है निपटारा किया जा सकता है। तो ये ग्रीवांस प्रोसीजर पूरा जो है लगाया जाता है, करेक्टिव एक्शन भी लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। मतलब जैसे देखो, जैसे यूपी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, जन सुनवाई पोर्टल आया।
ये योगी जी का एक वो स्टेप है। इसमें क्या हुआ है कि आप 1076 पे कॉल करिए और आप जो है मतलब इंडिविजुअली करेगा, कोई संगठन वगठन नहीं कर सकता है, और आप ये बताइए कि हमें ये फला फला ग्रीवांस है, ठीक, और आप देखोगे कि वाकई में काम कैसे होता है। और जब ये होगा तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। बाकायदा जब काम हो जाता है तो वहाँ से फ़ोन भी आता है सीएम ऑफिस से कि भैया आपका ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आपने आपसे जोर ज़बरदस्ती कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगा गया आपके काम के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल वाला जो है प्रोसीजर रहेगा तो लोग एम्प्लॉयज़ के अंदर, कर्मचारियों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भैया ये लोग हैं, हमारी बात जो है खाली नहीं जाएगी, कोई भी शिकायत होगी तो उसको जो है सुधार किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ये फॉर्मल और सिस्टमेटिक ग्रीवेंस प्रोसीजर होता है और द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन और टू एम्प्लॉयज़, मतलब ये पूरा बताता है कि किस तरीके से ग्रीवांस हो सकता है किसी को, या फिर उसको निपटारा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, ओपन डोर पॉलिसी, सिंपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो भी जो किसी को भी ग्रीवांस हो रहा है तो डायरेक्टली जाके वो विजिट कर सकता है मैनेजर के चैम्बर में। ठीक, ये नहीं है कि पहले तुम इसके पास जाओ, फिर उसके पास जाओ, फिर यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जहाँ पहुँचना है वहाँ पता चला पहुँच ही नहीं पा रहे, इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट जाओ, उनका दरवाज़ा खोलो, बोलो ये मुझे दिक्कत है, ये मुझे जो है मेरा ग्रीवांस है। ठीक, डेमोक्रेटिक वे है ये अपना इन्फॉर्मेशन बताने का, ग्रीवांस को अपने जो वर्क पे चल रहा है उसको जो है निपटाना कराने का। ठीक, इसके बाद एग्जिट इंटरव्यू होता है। जब भी किसी एम्प्लॉय जो है लीव करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन को, तो मैनेजमेंट उसका इंटरव्यू करता है कि बताओ कि यहाँ पे कैसा रहा क्या नहीं रहा। तो जब ऐसा आप चीज़ रख दोगे, मैंडेटरी कर दोगे, तो जो संगठन इनको निकाल भी रहा है ना, वो भी इस तरीके से निकालेगा कि ये नहीं कि बिल्कुल मतलब कि शोषण के तरीके से ऐसे निकालेगा कि हाँ भैया उनकी कोई फीस जो रह गई, सैलरी रह गई हो, या फिर जो भी उनके ड्यूज़ हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू हो रहा है ना एग्जिट टाइम पे, अगर उस समय उसने जो है कुछ गलत फीडबैक दे दिया तो ये जो है संगठन के लिए जो है निगेटिव हो सकता है। तो ये वैल्यूएबल इंसाइट देता है कि इनटू व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज विच कंपल टू एम्प्लॉय टू लीव। अब ये इसमें ये भी हो सकता है कि जब वो लीव कर ही रहा है तो वो जो है असली चीज़ बता देगा। जैसे कहते हैं ना कि मरते समय आदमी जो है सच बोलता है मतलब खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये नहीं कि एम्प्लॉय मर रहा है यहाँ पे, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ है कि जब वो वहाँ से जा रहा तो हो सकता है कि जब वो काम करता तो वो जो कमियाँ थी भी संगठन में उसको उजागर ना करता कि मुझे पता है यार, हम पता चला जब इसकी कमियाँ संगठन की उठाएं और ये हमारी सैलरी वैलरी रोक दे। लेकिन जब वो जा रहा है, जब छोड़ रहा है, तो असलियत बताएगा। हाँ, ये भी हो सकता है खुन्नस में कुछ ज़्यादा ही उल्टा इधर बता दे, या किसी से खुन्नस हो तो ये भी चीज़ें देखने वाली। ओपिनियन सर्वे भी होता है। इसमें क्या है, प्रोडक्टिव मेथड है टू टेक करेक्टिव एक्शन बिफोर डिससेटिस्फेक्शन टेक शेप ऑफ द ग्रीवांस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओपिनियन, आप आए, आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है। ठीक, मान लीजिए कि एचआर वाले जो है उन्होंने जो है ईमेल फ्लोट करी और ईमेल में पूछा कि बताइए आप लोग आपके हिसाब से क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो मतलब कोई डिससेटिस्फेक्शन होने वाला है और वो हो रहा है और वो आगे जाके ग्रीवांस बच जाए, उससे पहले ही आप उसको रोक लो प्रोएक्टिवली। ठीक, मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि कोई चोट है वो नासूर बन जाए, उससे पहले ही उसका जो इलाज कर लो ताकि ये नासूर ना बन सके। तो वो वाली चीज़ है, यहाँ पे ग्रीवांस बनने से पहले इसको खत्म कर लो, प्रोएक्टिवली मेथड है ये। ठीक, जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आरटीआई वाला जो एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो खुद से ही सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया करो ना यार वेबसाइट पे या जहाँ पे भी उनका वो है, ताकि जो है प्रोएक्टिवली काम करो, ताकि किसी को आरटीआई जो है इन्फॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ये वाली चीज़ है। सर्वे बाई मैनेजमेंट बाई एंड एट इंटरवल टू गॉज एरियाज इन विच एम्प्लॉयज में बी हैविंग ग्रीवांसेज। सर्वे कराओ, मैनेजमेंट के द्वारा कराया जाएगा, रेगुलर इंटरवल पे भी होगा। ये नहीं होगा कि आज किया और 5 साल तक चुपचाप बैठे हुए। ठीक, अब ये पूरा देखिए ट्री डायग्राम बताया गया है ऐसे करके कि किस किस तरीके से जो है ग्रीवांसेस का जो है निवारण या फिर निपटारा होता है। सबसे पहले ग्रीवांट मतलब कोई है जिसको जो है ग्रीवांसेस हो गया है, वो गया सुपरवाइजर मैनेजर के पास में। ठीक, 48 घंटे में अगर उसने जवाब दिया और उसके बाद भी उसको जो है नहीं सेटिस्फाई हुआ ग्रीवांट, जो आपका ग्रीवांट था, तो वो जो है नॉट सेटिस्फाइड हो गया। फिर वो किसके पास जाएगा, डिपार्टमेंटल हेड के पास जाएगा या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जाएगा। वहाँ से भी 3 दिन तक वो लेगा। 3 दिन के बाद जो है अगर उसको फिर से नहीं लगा तो वो ग्रीवांस कमेटी के पास चला जाएगा केस। ठीक है, ग्रीवांस कमेटी फिर इसको जो है 7 दिन लेगी कंसिडर करेगी मैटर को, और फिर भी अगर नॉट सेटिस्फाई है तो वो 72 घंटे के अंतर्गत जो है चीफ एग्जीक्यूटिव पास जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव 3 घंटे 3 दिन का लेगा टाइम, और उसके बाद भी अगर डिससेटिस्फाइड है तो आपका ग्रीवांट जो है वो 3 जो है तरीके अपना सकता है। ये अलग अलग हैं, ABC। ठीक, वो किस कैसे जो है इसका सेटिस्फाई मतलब ग्रीवांसेस खत्म किया जाएगा, रिवीजन पेटिशन करा लो,
या फिर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करा लो या फिर सुलह करा लो, कंसिलिएशन करा लो। ठीक, तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं या तो एक्सप्रेस स्ट्रगल होते हैं, ठीक, जिसमें आपको दिख रहा है कि भैया स्ट्राइक हो रहा है, लॉकआउट हो रहा है, और दूसरा होता है कन्फ्रंटिंग इंटरेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयर्स के जो इंटरेस्ट है जो वो अलग हैं, एम्प्लॉयज़ के अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, स्वैच्छिक मध्यस्थता हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, समझौता हो गया, समीक्षा याचिका हो गया। पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा आ चुका है कंसिलिएशन ऑफिसर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट लिए। ये वाले को हम पढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर जो है 34 में। ठीक, पार्ट नंबर 34 में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से वो कारक हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में कॉन्फ्लिक्ट फैलाने के लिए। ठीक, इंडस्ट्री रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कई सारे हैं। जय जवाहरत ऑलरेडी जो है हम लोग काफ़ी इसमें पढ़ चुके हैं, आगे वाले उसमें जो है हम पूरी चीज़ इसको जानेंगे। ठीक, थोड़े एक ज़्यादा इसमें अब लेक्चर बचे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगी पूरी सीरीज़ को पढ़ लेना। इसमें पक्के से जो है 20 से 24 क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे, उस तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, प्लीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।